जी। तो ये कैपेसिटर के केस में ये वाली डायग्राम पे अगर हम फोकस करें, तो अगर हम ये एंगल की डायरेक्शन ले रहे हैं, तो ये हमारा वोल्टेज रेफरेंस लाइन है और ये हमारा करंट है। तो ये देखें यहाँ पे हमारा करंट 90 डिग्री इसमें लीड करता है कैपेसिटर के केस में। तो ये डायग्राम जो मेन आपको मैं कल बता रही थी, तो ये थ्योरी में बताने से आपको शायद उतनी क्लियर ना हो। ये देखें, ये रेफरेंस पॉइंट है जिसे हम जीरो लाइन बोल रहे हैं। यहाँ पे आपके वोल्टेज की वैल्यू जो है वो जीरो है, ठीक है। इट मीन्स के यहाँ पे आपका जो वोल्टेज है उसकी मिनिमम वैल्यू है। बट यहाँ पे अगर आप ये पर्पल कलर की जो कर्व है इसको फोकस करें, तो ये कर्व जो है ये इस वक्त अपने मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे है, जो कि यानी कि अगर हम एंगल की या फेज की बात करें तो यहाँ पे जो इसका एंगल है वो 90 डिग्री है, ठीक है। तो अगर इसी तरह से 90 डिग्री के बाद अगर हम देखें यहाँ पे, तो ये जो ब्लू वाली कर्व है जो वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रही है, यहाँ पे वोल्टेज अपनी पीक वैल्यू पे आ गया, यानी कि जिसे हम मैक्सिमम वैल्यू या उसकी VR मैक्सिमम कह सकते हैं, यहाँ पे है। और इस वक्त जो आपका करंट है उसकी जो कर्व है वो जीरो लाइन को टच कर रही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जहाँ पे वोल्टेज जीरो है वहाँ पे करंट मैक्सिमम है, और जब ये करंट डिक्रीज होकर जीरो पे आ रहा है तो तब उसका वोल्टेज जो है वो 90 डिग्री हो रहा है। तो इसको हम बोलते हैं, इसका करंट का लीड करना इस तरह, यानी कि 90 डिग्री के पहले ही, जब जैसे ही आपका वोल्टेज जीरो है वहां पे ये 90 डिग्री अहेड जा चुका है, ठीक है। तो इसी में अगर आप ये देखें तो आपको ये 4 पोर्शन नजर आ रहे हैं, यानी कि 90 के फेज डिफरेंस से अगर आप देखें तो ये वो वाला पार्ट है 90 डिग्री तक, यानी कि जब आपके पास करंट डिक्रीज हो रहा है और वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है। इस पॉइंट पे वोल्टेज इंक्रीज जैसे जैसे आपका हो रहा है तो आपका जो कैपेसिटर है वो चार्ज हो रहा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट 90 डिग्री के लिए डिस्चार्ज हो रहा है, फिर उससे नेक्स्ट फेज पे ये 90 डिग्री के लिए चार्ज होता है और डिस्चार्ज होता है, ठीक है। तो आपका जो कंप्लीट साइकिल है, जो आपकी साइनोसाइडल वेव है, उसका अल्टरनेटिव जो साइकिल आता है, तो उसमें एक हाफ में वो चार्ज होता है और नेक्स्ट हाफ में आपका जो कैपेसिटर है वो डिस्चार्ज होता है। और दूसरी चीज मैंने आपको ये बताई थी कि जो कैपेसिटर है उसकी जो रेजिस्टेंस है उसको हम रिएक्टेंस बोलते हैं। तो कैपेसिटर के केस में हम इसको कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलेंगे, और जो जिसका फार्मूला कल मैंने आपको बताया था 1/2πfc, जिसमें c जो है वो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है, f जो है वो इसमें फ्रीक्वेंसी है। तो 2πf जो है वो टोटल वो किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी को। तो आप जो है डिपेंडिंग अपॉन द आपका जो प्रैक्टिकल है, आप उसकी बेस पे आप जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है उसको इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाए इंडक्टर की तरफ। एज यू नो कि इंडक्टर जो होता है वो बेसिकली एक कॉइल होती है, वायर की कॉइल होती है, जो कि जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो डिफरेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये आपको इसकी डायग्राम शो हो रही है कि जो आपका इंडक्टर है उसको हम AC सोर्स देते हैं, तो उसकी जो हमारे पास डायग्राम है, इन डायग्राम्स को जो फेज को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं हम फेजर डायग्राम्स बोलते हैं, ठीक है। तो अगर हम ये रेफरेंस लाइन मान लेते हैं एक्स एक्सिस के अलोंग, तो आपको यहाँ पे वोल्टेज जो है वो वाई एक्सिस के अलोंग नजर आ रहा है। तो यहाँ पे वोल्टेज जो है वो 90 डिग्री करंट को लीड कर रहा है। तो अब देखें जो इंडक्टर का ऑपरेशन है किसी भी सर्किट के अंदर, या AC सर्किट का जो उसका रिस्पॉन्स है वो टोटली कैपेसिटर के ऑपोजिट है, ठीक है। अगर आप इसकी जो फेज की साइनोसाइडल बिहेवियर को देखें, तो यहाँ पे आप देखें अगेन जो आपकी ब्लू लाइन है वो वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रही है और जो आपकी पर्पल लाइन है वो करंट को रिप्रेजेंट कर रही है। तो रेफरेंस पॉइंट यानी कि एट द स्टार्टिंग टाइम जब आपके पास करंट की वैल्यू जीरो है तो उस वक्त आपके पास वोल्टेज जो है वो मैक्सिमम है, ठीक है। तो फिर आगे आफ्टर सम 90 डिग्री एंगल अगर आप देखें तो यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू आपकी डिक्रीज हो रही है और करंट की वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इंडक्टर में इंडक्टर और जो आपका कैपेसिटर है इसमें जो फेज है वो इंटायरली एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो इनके वोल्टेजेस और इनकी जो रिएक्टेंसेस है उनमें जो नेगेटिव साइन अपेयर होता है वो इसी वजह से होता है, ठीक है, कि इनका जो वोल्टेज है वो इंटायरली
जो इनका फेज है वो इंटायरली एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो इंडक्टर के केस में जो रिएक्टेंस होती है एक्सएल, इसको हम इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं, दैट इज इक्वल टू 2πfl। अच्छा, ये जो आपको ये इनका रेसिप्रोकल या बिल्कुल जो उलट बिहेवियर है, ये इनकी इक्वेशन से भी नजर आ रहा है। जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो 1/ω/c है, जबकि यहाँ पे इसका फ्रीक्वेंसी के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, इंडक्टेंस के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है, अगेन 2πf को हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये इक्वेशन जो है वो हम XL इज इक्वल टू ω/L इसको लिखेंगे, जिसमें L जो है वो इंडक्टेंस है, इंडक्टेंस को हम हेनरी में मेजर करते हैं, और ओमेगा जो है वो आपकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। अच्छा जी, अब थर्ड कंपोनेंट हमारा जो है वो रेजिस्टेंस है। हमने सर्किट में एक रेजिस्टेंस लगाई है, एसी वोल्टेज इसको सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, इसमें से करंट जो है वो पास करता है। तो इसमें हमने कहा था कि ये डायरेक्ट रिलेशन होता है। इसमें हमने ओहम्स लॉ का भी रेफरेंस दिया था कि ये डायरेक्ट रिलेशन है, एक क्वांटिटी को इंक्रीज करें तो दूसरी भी इंक्रीज हो रही है, और एक डिक्रीज हो रही है तो दूसरी भी डिक्रीज हो रही है। यहाँ पे इनकी इन फेज डायग्राम ये देखें, यहाँ पे जिस डायरेक्शन में आपका करंट है रेजिस्टर के अलोंग, उसी डायरेक्शन में आपका वोल्टेज है। तो अगर हम यहाँ पे इसकी जो फेजर डायग्राम को चेक करें तो दोनों का इनिशियल पॉइंट 0 0 पे है, और एट 90 डिग्री हमें दोनों की पीक वैल्यू मिलती है, और एट 180 डिग्री फिर हमें दोनों का मिनिमम वैल्यू मिलती है, और उसके बाद सेम पॉइंट पे उनका जो है वो नेगेटिव साइकिल मिलता है। ठीक है जी, ये तीनों कंपोनेंट्स की जो कल हम फेजर डायग्राम की बात कर रहे थे और उनके फेज, लीड और लैग की बात कर रहे थे। ठीक है, ये लीड और लैग की जो हम बात करें, ये हमें इसलिए जी कोई क्वेश्चन पूछ रहा है? कोई क्वेश्चन पूछ रहा है? नो मैम। ओके, तो अब हम तीनों कंपोनेंट्स को ये कंबाइंड फॉर्म में देख रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सेपरेट बताने का मकसद फेज का ये था कि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है फेजर डायग्राम जो तीनों का एसी सर्किट की, यानी कि आरएलसी सीरीज सर्किट की। अगर हमें सिंगल कंपोनेंट का फेज पता है तो फिर हम तीनों जो कंपोनेंट्स हैं उनका फेज कंबाइनली जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। फेजर डायग्राम ये आपकी बन जाती है फेजर डायग्राम ऑफ आरएलसी सीरीज सर्किट। ठीक है, तो फेजर डायग्राम से ही हमें उसकी इम्पीडेंस डायग्राम भी मिलेगी, और हम सर्किट की टोटल इम्पीडेंस और उसका जो मैथमेटिकल फार्मूला है वो ड्राइव कर लेते हैं। जी, अब ये देखिए तीनों को कंबाइनली शो किया गया है। अगर हम करंट को ये पर्पल लाइन करंट को शो कर रही है, और ये 3 ब्लू लाइंस जो हैं वो जो आपके तीनों वोल्टेजेस हैं उसको रिप्रेजेंट कर रही है। सो इफ पर्पल लाइन इज द रेफरेंस लाइन, इसको आप रेफरेंस लाइन बना लें, तो इसी के रेफरेंस से अगर हमने तीनों वोल्टेजेस को डिस्कस करना है, तो यहाँ पे हमें शो हो रहा है कि जो आपका रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप है दैट इज इन लाइन विद द करंट। ठीक है, और जो आपका कैपेसिटर का है वो इससे 90 डिग्री लैग कर रहा है, और जो वोल्टेज आपका क्रॉस द इंडक्टर है वो इससे 90 डिग्री लीड कर रहा है। और ये जो येलो लाइन है ये आपका जो सोर्स वोल्टेज है, यानी कि जो आप इसको एसी सप्लाई ये वीएस जो है वो उसको शो कर रहे हैं। तो उस सोर्स के हिसाब से हम करंट और जो आपके वोल्टेजेस हैं तीनों को उनकी रेफरेंस लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये अगर आप देखें, अगर हम प्रोजेक्शंस ड्रा कर लें, जैसे ये साइड्स पे प्रोजेक्शन ड्रा हुए हैं, वी एल के पैरेलल प्रोजेक्शन हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, और वी आर के पैरेलल प्रोजेक्शन हम इसके यहाँ पे ड्रा कर रहे हैं। ये जो आपकी डॉटेड लाइन है ये प्रोजेक्शंस को रिप्रेजेंट कर रही है। ये हम इसलिए कर रहे हैं कि हम ट्रायंगल को कंप्लीट करना चाह रहे हैं। ठीक है, अगर वी सी को, ये इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में है, अगर मैं वी सी को इसके पैरेलल एक लाइन से शो करवाऊं, यहाँ पे वी सी को
हम शिफ्ट करें और यहाँ पे शो करवाना चाहें इसके पैरेलल, तो ये क्या होगी, -VC। आपका जो कैपेसिटर वोल्टेज है, अगर हम इसको इसके पैरेलल लिखें तो ये बनता है, यानी कि आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। मैंने इसको अपवर्ड डायरेक्शन में किया है, तो ये आपका टोटल जो पैरेलल ऐड होके VL माइनस VC है, दोनों का जो रिजल्टेंट हम ले रहे हैं, ठीक है, या इसको उलट कह लेंगे, हम इसको उलट कर रहे हैं। तो अब अगर हम ट्रायंगल को यहाँ पे कंप्लीट करें, अगर आपकी ये ब्लू लाइन जो है वो VL माइनस VC है, तो इसका जो प्रोजेक्शन ये भी किसके इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, बताएं। VL माइनस VC के, VL माइनस VC के इक्वल जी, ये आपकी ब्लू लाइन जो है वो अगर VL माइनस VC है, तो ये जो इसका प्रोजेक्शन है ये भी इसके इक्वल है, तो ये भी VL माइनस VC हो जाएगा। तो अगर हम इस ट्रायंगल को फोकस करें, ये आपका, अगर हम इसका हाइपोटेनस कंसिडर कर लें, ये परपेंडिकुलर और ये बेस कंसिडर करें, तो इस ट्रायंगल के हिसाब से जो रिजल्टेंट वेक्टर है इन दोनों का वो क्या होगा, क्योंकि इसकी डायरेक्शन अपवर्ड है तो फिर इसकी डायरेक्शन क्या होगी। अगर आप हेड टू टेल रूल यूज करें, आर वेक्टर आपका इस डायरेक्शन में है और आपका ये जो रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो इस डायरेक्शन में है, या आप इन दोनों को कंपोनेंट्स वेक्टर कंसिडर कर लें तो रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, अपवर्ड। क्लियर? यस मैम। यस मैम। अगर आप इसको VR कंसिडर कर लें और ये आपका अपवर्ड डायरेक्शन में पैरेलल VL माइनस VC है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा VL माइनस VC प्लस VR होगा, ठीक है। तो ये हमने जो फेजर डायग्राम है उसको ट्रायंगल की फॉर्म में लिख लिया, और यहाँ से हम क्या करेंगे, हम अपना नेट जो वोल्टेज है इस सर्किट में वो कैलकुलेट कर सकते हैं, और उसकी बेस पे हम इम्पिडेंस जो है वो, जब हम पूरे सर्किट की वोल्टेज कैलकुलेट कर लेंगे तो वहां से हमें जो रेजिस्टेंस यानी कि जो इम्पिडेंस है वो कैलकुलेट करना आसान होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाए जरा, जी, अगर हम यहाँ पे फाइंड आउट करना चाहें जो हमारा टोटल वोल्टेज है, यानी कि जो हम सप्लाई वोल्टेज दे रहे हैं वो कहाँ कहाँ ड्रॉप हो रही है, वो R के क्रॉस ड्रॉप होती है, L के क्रॉस ड्रॉप होती है और C के क्रॉस, तो हम इसको बाय यूजिंग किरचॉफ लॉ इनको हम ऐड भी कर लेते हैं वोल्टेज ड्रॉप्स को। अच्छा, अब क्योंकि ये सीरीज सर्किट है तो सारे जो सर्किट में जो करंट की सेम अमाउंट जो है वो फ्लो कर रही होगी, ठीक है, इसलिए वो थ्रू आउट जब वो करंट दोनों साइड पे कैंसिल हो जाता है। तो अच्छा जी, VS स्क्वायर इज इक्वल टू VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC होल स्क्वायर। यहाँ स्क्वायर हमने खत्म किया, दूसरी साइड पे अंडर रूट लिया। अब हमें पता है VR किसके इक्वल है, IR के, VL किसके इक्वल है, IXL के, VC किसके इक्वल है, IXC के। तो बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ दीज वोल्टेज ड्रॉप्स, यहाँ पे हम इनकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे। यहाँ से थ्रू आउट इस इक्वेशन से हमने करंट को बाहर निकाला है। तो ये जो आपके पास है सारी रेजिस्टेंसेस, इसको हमने क्या बोला, Z बोल दिया, ठीक है। तो ये क्या है, आपकी टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, जिसको हम इम्पिडेंस बोलते हैं। तो VS इज इक्वल टू IZ। तो VS आप अप्लाई कर रहे हैं, सर्किट में करंट आपका फ्लो कर रहा है, तो आप यहाँ से इम्पिडेंस जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब जिस तरह से आपने पीछे कंसिडर की है अपनी फेजर डायग्राम, इसी तरह से ये इम्पिडेंस डायग्राम है, ठीक है। उसी डायग्राम को आप ध्यान में रखें जो आपने पहले ट्रायंगल बनाई है, उसी से ये आपकी इम्पिडेंस डायग्राम आती है। तो उसमें आप यहाँ पे क्या ले रहे थे, यहाँ पे आप VR ले रहे थे, तो उसकी जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, R। इस लाइन के अक्रॉस आप क्या ले रहे थे, VL माइनस VC। तो यहाँ पे आपकी क्या आ गई, XL माइनस XC। तो रिजल्टेंट वेक्टर के अक्रॉस आपका क्योंकि नेट वोल्टेज है, तो यहाँ पे आपका नेट वोल्टेज की जगह पे क्या आ जाएगी, आपकी नेट रेजिस्टेंस, जो कि इम्पिडेंस कहलाती है, ठीक है। ये इम्पिडेंस को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये क्या किया हमने, सिंपली
XL और XC की जो वैल्यू है वो जो ओमेगा के फॉर्म में उसका रिलेशन है वो हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया है, ठीक है। तो इम्पिडेंस को अगर आप x की फॉर्म में लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं, और अगर आप ओमेगा की फॉर्म में लिखना चाहें तो आप ओमेगा की फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट एंगल है, ये एंगल भी हम यहाँ से फाई एंगल यहाँ से ले रहे हैं। कॉस फाई किसके इक्वल हो गया? r बाय बेस ओवर हाइपोटेनस, ठीक है, और साइन फाई परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, और tan फाई आपका परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है। तो यहाँ से y अगर ओवर बेस जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं तीनों मेथड से। अच्छा जी क्लास, ये तो हो गई आपकी सारी वो कंपोनेंट्स की थ्योरी, ठीक है। कि मतलब जब आप RLC सीरीज सर्किट का अपरेटस लगाएंगे, कनेक्शंस लगाएंगे, तो आप जब उसको AC सप्लाई देंगे तो उसमें से जो करंट फ्लो करेगा वो तीनों कंपोनेंट्स में से सेम करंट फ्लो करेगा। और इसके बाद हमने ये भी बताया कि हर एक के क्रॉस जो है वो वोल्टेज ड्रॉप होगा, और वो कितना ड्रॉप होगा, और सर्किट की नेट रेजिस्टेंस जो है वो कितनी मिलेगी। तो ये जो फार्मूलाज आपने लिए हैं, अगर मैं आपको कोई, ये तो आप प्रैक्टिकल की बात करें, अगर हम प्रैक्टिकल में मैं आपको कोई न्यूमेरिकल वैल्यू देती हूँ कि ये RLC सीरीज सर्किट है, उसमें इतनी आपको डिफरेंट रेजिस्टेंसेस की वैल्यू दे दी जाए, कैपेसिटेंस की वैल्यू दे दी जाए, इंडक्टर की वैल्यू दे दी जाए, तो क्या आप उस सर्किट का नेट वोल्टेज, करंट या उसकी इम्पिडेंस ये फाइंड आउट कर सकते हैं? हाँ जी। अगर आपको मैं कैपेसिटर और बता दूं कि कैपेसिटर आपका 10 माइक्रोफैरड का है और आपका इंडक्टर 9 मिली हेनरी का है, फॉर एग्जांपल बात कर रही हूँ, ठीक है, और इतनी हम 50 या जो भी है हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी अप्लाई कर रहे हैं, तो मैं आपसे कहूँ कि जी इसकी इम्पिडेंस निकालें, तो आप लोग कैसे निकालेंगे? इतने सारे लोग हैं इस वक्त, 25 लोग। मैम जी जो भी हमने फार्मूला पढ़ा G इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC, इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे और स्क्वायर रूट ले लेंगे तो इम्पीडेंस आ जाएगी। और अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी होगी तो फिर हम रिलेशन को चेंज कर देंगे, उसकी जगह 2 पाई FL और 1/2 पाई FC वो पुट कर देंगे तो फिर भी आ जाएगी इम्पीडेंस। इसमें पहले आपको XL और XC निकालना है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में आप, क्योंकि मैंने तो आपको कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस दी है, तो आप पहले XL की वैल्यू निकालेंगे 1/2 पाई FC से, 1/2 नहीं 2 पाई FL से। उसके बाद आप 1/2 पाई FC से जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो फाइंड आउट करेंगे। जब आप XL और XC फाइंड आउट कर लेंगे और रेजिस्टर आपको गिवन होगा तो आप इम्पीडेंस निकाल लेंगे, ठीक है। इम्पीडेंस अगर आप निकाल लेंगे और फ्री जो आपका वोल्टेज सप्लाई है वो आपको पहले से पता होता है कितनी सप्लाई दे रहे हैं, तो वहां से आप सर्किट का जो नेट करंट है वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है जी। यस मैम। अच्छा जी, अब ये आपका थ्योरेटिकल है, तो प्रैक्टिकल में आपने क्या करना है? प्रैक्टिकल में आपके सारे कंपोनेंट फिक्स होंगे। ये मैं आपको प्रैक्टिकल जो है वो बकायदा इसके कंपोनेंट्स दिखाऊंगी भी, और हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में इसकी परफॉर्मेंस भी करेंगे, ठीक है। परफॉर्मेंस मीन के मैं आपको थोड़ा उसके वो रीडिंग लेना बता दूंगी, उसके बाद नेक्स्ट ही होगा। अच्छा जी, यहाँ पे जो कल मैं आपको एक चीज दिखा रही थी, स्क्रीन शो हो रही है आपके पास? हाँ जी। यस मैम। ये देखें, पहले आपने सर्किट डायग्राम बनानी है, इसके बाद जब आप सर्किट लगा लेते हैं, कनेक्शंस लगा लेते हैं, आपका सारा ऑपरेटर सेट हो गया, तो आपने ये टेबल बनाना है, ठीक है। इस टेबल में देखें, आपने आपकी जो ऑब्जर्वेशन होगी वो आपको पहले ही पता है। देखें, एक तो आपको जो रेजिस्टेंस लगानी है वो पहले से फिक्स रेजिस्टेंस लगाएंगे, कैपेसिटर फिक्स वैल्यू का लगेगा और रेजिस्टर फिक्स वैल्यू का लगेगा, तीनों चीजें आपकी फिक्स वैल्यू की लगेगी। अब आपने प्रैक्टिकल में क्या करना है? आपने फ्रीक्वेंसी को वेरी करना है, फ्रीक्वेंसी को आप चेंज करेंगे। सारा सर्किट कनेक्ट करने के बाद आप बस फ्रीक्वेंसी को चेंज करेंगे,
और उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप करंट को मेजर करेंगे, ठीक है। फ्रीक्वेंसी के लिए मोस्टली जो है ना लैब्स में देखा होगा आपने, तो वो ऑडियो जनरेटर को यूज़ करते हैं। ऑडियो जनरेटर में फ्रीक्वेंसी जो है वो गिवन होती है, तो उससे हम उसकी नॉब से फ्रीक्वेंसी चेंज करते जाते हैं। और करंट की मेजरमेंट के लिए हमने एमीटर लगाया होता है। आपको पता है माइक्रो एमीटर भी लैब्स में होते हैं, माइक्रो और मिली भी होते हैं। तो हमने इसको माइक्रो जो है वो बहुत छोटी अमाउंट हो जाती है, इसलिए हम उसको मिली एम्पेयर में मेजर करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी को हमने चेंज करना है। हमारे पास जो लैब में इस वक्त ऑडियो जनरेटर की बजाय भी मौजूद है वो इलेक्ट्रॉनिक्स की लैब में, लेकिन हम यहाँ पे यूज करते हैं वोबल्स का फंक्शन जनरेटर। वो मैं एज कंपोनेंट आपको दिखाऊंगी। फंक्शन जनरेटर के जरिए हमने फ्रीक्वेंसी को वेरी करना है, और इसमें हमने वो मिली एम्पेयर, ये जो आपके नॉर्मल डिजिटल मल्टीमीटर नहीं लगाना, जो आपके एनालॉग मल्टी एमीटर होते हैं मिली एम्पेयर वाले मल्टीमीटर, वो हमने यहाँ पे यूज करना है। तो इधर हम फ्रीक्वेंसी को चेंज करते जाएंगे, इधर आप करंट की वैल्यू को नोट करते जाएंगे। यानी कि आपकी तरफ से जो वेरिएशन होगी वो सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी की होगी, करंट की वैल्यू ऑटोमेटिकली उस पे एमीटर पे चेंज होती रहेगी, ठीक है। तो अगर आप वैल्यू को देखें, यहाँ पे आपने इसको इंक्रीज करते जा रहे हैं फ्रीक्वेंसी को, ये अभी आपके पास 8 9 वैल्यूज शो हो रही हैं। तो हमें जो कर्व बनाने के लिए ये सारा का सारा आपका जो बेस करेगा वो इसके ग्राफ पे जो हम इसका बनाएंगे लास्ट पे, उस पे रिप्रेजेंट करेंगे सारा कुछ। तो उससे हमें इंफॉर्मेशन मिलनी है कि आपका जो सर्किट है वो एक्सेप्टर सर्किट है या नहीं है। मैंने कल आपको नाम बताया था कि RLC सीरीज सर्किट को हम एक्सेप्टर सर्किट जो है वो बोलते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि एक्सेप्टर सर्किट क्यों, क्योंकि ये करंट की हैवी अमाउंट को एक्सेप्ट करता है, ये है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट जो है उसको पास करने देता है, ठीक है। और किसी गिवन वैल्यू पे फ्रीक्वेंसी पे आपको मैक्सिमम करंट की वैल्यू इस पे मिलती है, तो इसलिए हम इसको एक्सेप्टर सर्किट बोलते हैं। तो फ्रीक्वेंसी तो इसमें आपने इंक्रीज करते जाना है। तो अगर आप इधर करंट की वैल्यूज को देखें तो 0.2 0.31 ये इंक्रीज हुई, और मैक्सिमम वैल्यू जो है वो आप देखें 3.33 है। उसके बाद आप फर्दर फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर रहे हैं, तो आपकी जो करंट की वैल्यू है वो डिक्रीज होती जा रही है। तो इट मीन्स कि जब आप इसका ग्राफ बनाएंगे तो आपके पास कुछ इस किस्म का ट्रेंड आएगा कि पहले वैल्यू इंक्रीज होगी और फिर वैल्यू जो है वो डिक्रीज होगी। पहले इंक्रीजिंग कर्व आएगी और फिर आपकी डिक्रीजिंग कर्व आएगी, ठीक है। तो इसका मैं आपको ग्राफ शो करवाती हूँ, ये देखें इस तरह का आपका इसका ग्राफ आएगा जो RLC सीरीज सर्किट का है, ठीक है। अच्छा, इसको एक और नाम भी देते हैं, एक तो मैंने इसको बोला है कि ये आपका एक्सेप्टर मैम शो नहीं हो रहा जी, मैम जी ग्राफ नहीं आ रहा। शो नहीं हो रहा। नो मैम मैम टेबल ही शो हो रहा है। रुकिएगा, अभी ओके मैम अच्छा ये देखिए, इसको एक तो मैंने आपको बोला कि ये जो RLC सीरीज सर्किट है इसको हम एक्सेप्टर सर्किट भी बोलते हैं। दूसरा ये रेजोनेंट सर्किट है, ठीक है। रेजोनेंस सर्किट है तो इसका एक रेजोनेंस, यहाँ पे एक रेजोनेंस पॉइंट आएगा। अच्छा, अगर आप थोड़ा सा इसको रिमाइंड करें तो आपने रेजोनेंस का फिनोमिना पढ़ा हुआ है वेव्स में, ठीक है। तो वहां पे आपकी एक अप्लाइड फ्रीक्वेंसी होती है और एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है। तो जहाँ पे अप्लाइड और नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो है वो आप कहते हैं मैच होती है, तो वहां पे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो है वो बढ़ जाता है। ये सिंपल जनरल रेजोनेंस का फिनोमिना आपने पढ़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की ही होनी है, इसको हम रेजोनेंस सर्किट भी बोलते हैं। जहाँ पे एक रेजोनेंस कंडीशन है, वो रेजोनेंस कंडीशन आपने कल मैंने जो आपको 3 केसेस बताए थे उसमें है XL इज इक्वल टू XC, ये रेजोनेंस कंडीशन है। जब आप XL इज इक्वल टू XC करते हैं तो वहां से आपको फ्रीक्वेंसी की, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फार्मूला मिल जाता है, ठीक है। ये क्लास आपने करना है, मैंने नेक्स्ट आपसे ये पूछना है, आप मुझे शेयर करेंगे लेक्चर के दौरान। आपने एक साइड पे XL लिखना है, XL इज इक्वल टू XC, XL की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें और XC की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, तो यहाँ से आपने मुझे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी यानी कि फ्रीक्वेंसी का फार्मूला निकाल के बताना है, ठीक है।
समझ आई मेरी बात की? जी मैम। ठीक है मैम। ठीक है ना, वो आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे ग्रुप में। तो रेजोनेंस सर्किट है, तो ये अब यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने अभी आपको बताया कि ये एक साइड पे हम फ्रीक्वेंसी ले रहे हैं, एक्स एक्सिस के लॉन्ग फ्रीक्वेंसी लेंगे, फ्रीक्वेंसी इंक्रीजिंग ट्रेंड ही रहेगा। दूसरी साइड पे हम यहाँ पे करंट लेंगे। तो आप देखें कि एक वैल्यू आएगी फ्रीक्वेंसी की, जहाँ पे आपको करंट की इंक्रीज करते करते इस पॉइंट पे करंट की आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, ठीक है, जिसको हम आई मैक्सिमम कह रहे हैं। यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है जहाँ पे आपको करंट की मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है उसको हम एफ आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये आपकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। इसके बाद देखें फ्रीक्वेंसी हम फर्दर इंक्रीज कर रहे हैं तो करंट आपका डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो अब आपने जब ये आपके पास वो 9 वैल्यूज तो बहुत कम है, आपको मैक्सिमम 15-20 वैल्यूज लेंगे तो फिर आपके पास ये कर्व आएगी। अच्छा, जब ये कर्व आपके पास अगर आ गई, आपके पास यही ट्रेंड आया, तो इट मींस कि आपका सर्किट जो है वो ओके है और वो प्रॉपर बिहेव कर रहा है और वो ठीक वैल्यूज दे रहा है, ठीक है। हो सकता है कुछ पॉइंट्स इधर उधर भी आए तो हम वो ग्राफ में स्किप कर सकते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट काम आपने क्या करना है, जब आपके पास ग्राफ आ जाता है तो उसमें से आपने ये कैलकुलेशंस करनी है उस ग्राफ की। सबसे पहले आपको पता है मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम करंट से आप क्या निकालेंगे, करंट की आरएमएस वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू आप निकालेंगे, ठीक है। तो वो कैसे आती है, मैक्सिमम करंट को अंडर रूट 2 से आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास एक रेजोनेंस वैल्यू, वो सॉरी आरएमएस वैल्यू आएगी। यहाँ पे वो आरएमएस वैल्यू आपके पास आ रही है, वहां से आपने प्रोजेक्शन ड्रा करना है इस कर्व के ऊपर इस तरह से। तो ये एक पॉइंट यहाँ पे टच कर रहा है इसका, और एक पॉइंट यहाँ टच करेगा। तो जहां ये कर्व पे 2 पॉइंट स्ट्रेट लाइन से आपको नजर आएंगे, इस पॉइंट से इधर भी आपने परपेंडिकुलर ड्रा कर देना है और इस पॉइंट से भी आपने परपेंडिकुलर ड्रा कर देना है, ठीक है। ये आपकी लो फ्रीक्वेंसी होगी और ये आपकी अपर फ्रीक्वेंसी, इसको आप लोअर फ्रीक्वेंसी बोलेंगे और इसको आप अपर फ्रीक्वेंसी। तो सेंटर में आपकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है और साइड पे आपकी लो फ्रीक्वेंसी और अपर फ्रीक्वेंसी है। ये लोअर फ्रीक्वेंसी से हायर फ्रीक्वेंसी तक का जो आपका गैप है इसको आप बैंड विड्थ बोलते हैं, ठीक है। इसमें आपकी फ्रीक्वेंसी का एक पूरा बैंड आपका लाई कर रहा है इन यहाँ, यानी कि आपकी यहाँ से लेके यहाँ तक एक बैंड है पूरा फ्रीक्वेंसीज का, इसलिए हम इसको बैंड विड्थ बोलते हैं, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से देखें आपके पास मिड पॉइंट का फार्मूला क्या होता है, मिड पॉइंट निकालने का, दोनों पॉइंट्स को हम प्लस करते हैं और 2 पे डिवाइड कर देते हैं। एफ एल इधर आएगा प्लस एफ अपर फ्रीक्वेंसी और 2 पे हम उसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। एफ आर माइनस एफ एल बाई 2 है। हाँ जी, बैंडविड्थ हमने अगर कैलकुलेट करनी है तो हम एफ एच माइनस एफ एल के मेथड से जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे। जब आपकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आएगी तो आप उससे भी बैंडविड्थ निकाल सकते हैं और सिंपली आप एफ एच माइनस एफ एल करके भी जो बैंडविड्थ है ना वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, अब आपके पास ये जब आप इधर से आप रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी भी निकाल लेंगे। अच्छा क्लास, एक रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आपके पास आएगी वो यहाँ से टेबल से, ग्राफ से, आपने इसको ग्राफ से निकालना है, ठीक है। एक तो मैं आपको, आपने ये ग्राफ बनाया उन वैल्यूज का और यहाँ से आपके पास एक वैल्यू आएगी, वो आपकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। दूसरी वैल्यू आपने कहाँ से निकालनी है कि जो मैंने आपको सर्किट दिया था लगाने के लिए, उसमें जो रजिस्टर, जो इंडक्टर, जो कैपेसिटर लगाया, वो जो मैंने अभी आपको कहा ना कि आपने रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फार्मूला ड्राइव करना है, उस फार्मूला से आपने रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो एक आप उन कंपोनेंट से रेजोनेंस की फ्रीक्वेंसी निकालेंगे और दूसरा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आपकी ग्राफ से आएगी। तो ये अप्रोक्सीमेटली आपकी जो है वो तकरीबन मैच करनी चाहिए, ठीक है। ये आप समझ लें कि ये आपके ग्राफ की वेरिफिकेशन है, ठीक है। तो ये जो आपको नेक्स्ट ग्राफ नजर आ रहा है, अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको आर स्मॉल, आर मीडियम, आर हाई ये लिखा नजर आ रहा है। तो इस ग्राफ को, ये सिंगल वैल्यूज के लिए ग्राफ है। सिंगल वैल्यूज मीन कि एक कैपेसिटर की वैल्यू भी फिक्स है, इंडक्टर की भी फिक्स है और कैपेसिटर की भी फिक्स है, ठीक है। सेकंड पार्ट में आप ये कर सकते हैं कि आप कैपेसिटर और इंडक्टर की वैल्यूज को फिक्स रखें
रजिस्टर आप चेंज करते जाएं। पहले आप किसी 1 किलो ओम का यूज कर लें, फिर आप 40 का कर लें या 50 का कर लें, फिर आप 100 किलो ओम का। तो तीनों के लिए अगर आप करेंगे तो ये देखें कर्व का बिहेवियर जो है वो किस तरह का आएगा। जब आपके पास रेजिस्टेंस की वैल्यू स्मॉल है तो आपके पास पीक वैल्यू जो है वो हायर आ रही है, यानी कि करंट की आपके पास ज्यादा से ज्यादा वैल्यू आ रही है। और जैसे जैसे आप रेजिस्टेंस बढ़ा रहे हैं तो जो आपका मैक्सिमम करंट है और जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है वो भी आपकी जो है वो डिक्रीज हो रही है। ठीक है, इसमें अगर आपको वो पॉइंट समझ नहीं आया, मैं दोबारा से ये देखें, ये एक ही रेजिस्टेंस के लिए बनाया है स्टूडेंट। अब अगर आपको मैं ज्यादा रेजिस्टेंस के लिए कहूँ कि 3 तरह की लें तो आपके पास यहाँ पे 3 कर्व जो है वो आनी चाहिए। ठीक है, आपको जो मैं एक काम अभी बताया करने का, मैं उसका थोड़ा हिंट दे दूं ताकि आपको समझ आ जाए आपने क्या करना है। ये देखें, आपको मैंने रेजिस्टर बताया होगा कि आपने इतनी वैल्यू का आपने रेजिस्टर यूज किया है, इतनी वैल्यू का आपने कैपेसिटर यूज किया और इतने मिली हेनरी की आपने इंडक्टेंस यूज किया है। ये फार्मूला आपने मुझे ड्राइव करके देना है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का। तो उसके लिए आपने क्या करना है, रेजोनेंस कंडीशन लिखनी है और वहां से उनकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके एफ आर की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से ये देखें, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपके पास जो वैल्यू आती है अप्रॉक्सीमेटली ये आ रही है 4.8 किलो हर्ट्ज। ठीक है, तो ये आपकी वैल्यू है जो फार्मूला से आ रही है। दूसरी ये एफ नॉट उसको हम कह रहे हैं, ये आपकी वैल्यू ग्राफ से आ रही है 4.7। तो ये अप्रॉक्सीमेटली एक दूसरे से मैच हो रही है। आपने इसके बाद आपने ये डेल्टा एफ जिसको मैंने अभी बैंडविड्थ का है, F2 माइनस F1 कह लें या FH माइनस FL कह लें, उस मेथड से आपके पास बैंडविड्थ आ जाएगी। और लास्ट में आपने जो थर्ड चीज फाइंड आउट करनी है वो क्वालिटी फैक्टर करना है। आपने क्वालिटी फैक्टर फाइंड आउट करना है RLC सीरीज सर्किट का। तो ये F नॉट ओवर डेल्टा एफ, यानी कि जो आपकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आई डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ। तो यहाँ से आप क्वालिटी फैक्टर जो है वो फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो सेम चीजें आपने जो सीरीज सर्किट के लिए करनी है वही सारा कुछ आपने पैरेलल के लिए करना है। ठीक है, सिर्फ क्या चेंज होगा, कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगी। सीरीज की कॉन्फ़िगरेशन में आपने तीनों कंपोनेंट चारों सोर्स समेत सीरीज में लगाए हैं। जब पैरेलल रेजोनेंस सर्किट आप करेंगे तो उसमें चारों कंपोनेंट आप पैरेलल लगाएंगे। इसको हम एक्सेप्टर सर्किट बोलते हैं, उसको हम रिजेक्टर सर्किट बोलते हैं। एक्सेप्टर में ये मैक्सिमम करंट के फ्लो को अलाउ करता है और रिजेक्टर में ये मोस्टली करंट को रिजेक्ट करता है और मिनिमम करंट की अमाउंट जो है वो उसमें से फ्लो कर सकती है, इसलिए हम उसको रिजेक्टर सर्किट कहते हैं। उसमें भी आपने ऐसे ही दो सेम आपका टेबल होगा, सेम फार्मूलाज होंगे, यही वाली सारी क्वांटिटीज आपने उसमें भी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो दोनों प्रैक्टिकल को मैं एक साथ इसीलिए बता रही हूँ कि आपकी दोनों की जो थ्योरी होगी, दोनों प्रैक्टिकल की जो थ्योरी है वो सेम है। ठीक है, तो क्लास ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये साथ साथ आपने इसकी लैब रिपोर्ट बनानी है। जो भी प्रैक्टिकल आप करेंगे आप उसकी लैब रिपोर्ट बनाएंगे। सिर्फ आप कैलकुलेशंस वाला और वैल्यूज वाला पार्ट जो है वो उसका छोड़ देंगे। जब आप उसको एक्सपेरिमेंटली लैब में करेंगे वो वाला पार्ट आपने तब कंप्लीट करना है। उस प्रैक्टिकल की सारी थ्योरी, उसका ऑपरेटर्स, उसका प्रोसीजर, वो सारा आपने जैसे ये आपको नजर आ रहा है इसमें इसी तरह से करना है। ठीक है, लेकिन आपने जो लैब रिपोर्ट्स बनानी है अभी आपने इनको सॉफ्ट फॉर्म में बनाना है। ठीक है, मैम ग्रुप्स में बनाना है? अभी तो मेरे पास कोई ग्रुप नहीं बना हुआ। चले वो मैं क्लास के बाद आपके सीआर से डिस्कस करके फिर आपको बताऊंगी। ये आपने एक्सपेरिमेंट नंबर 1 लिखें, टू स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ RLC सीरीज सर्किट लिखें और बाकायदा इसकी एक लैब रिपोर्ट आपने सॉफ्ट फॉर्म में लिखनी है। सारी चीजें जो डिस्कस की हैं वो सारी की सारी उस लैब रिपोर्ट में हों। उसके बाद आप उसका जो एक्सपेरिमेंटल का वो उसका लिखें, आपको कौन सा ऑपरेटर्स यूज करना है, उसका